से व्यापक और गहन विचार विमर्श हो। मेरा यह मानना है कि इसमें कहीं कोई क्षति नहीं है, और अगर यह लगता है कि इससे जम्मू कश्मीर के आम लोगों को कोई हानि, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसको हटाने पर भी सर्वसम्मति कायम की जानी चाहिए। आपने कही कि गलत धारणाएं बैठा दी गई है। अवधेश जी, अनुज गुप्त जी, वो गलत धारणाओं के बैठाने के लिए जिम्मेवार कौन है हमारे देश में? कौन रिस्पॉन्सिबल है जो इस तरह गलत धारणाएं बैठाई गई है और चर्चा से लोग भाग रहे हैं? राकेश जी, स्वाभाविक रूप से वो नेता जिनका हित बनता या बिगड़ता है वही लोग केवल हैं, क्योंकि देखिए ये आम जनता के बीच बहस का मुद्दा बहुत बड़ा नहीं रहा है। यदि आप कश्मीर के अंदर, और मैं कहूंगा कि केवल श्रीनगर घाटी में वहां बात करेंगे तो एक अलग व्यू होगा, जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में और शेष हिंदुस्तान में एक अलग राय उस बारे में आएगी। शेष हिंदुस्तान ये मानता है कि भाई बेवजह 370 को रखने की जरूरत नहीं, इसको खत्म कीजिए, और जैसा कि अन्य राज्यों पर केंद्र के सारे कानून लागू होते हैं वैसा ही जम्मू कश्मीर पर भी किया जाना चाहिए। जो श्रीनगर घाटी में रहने वाले लोग हैं उन्हें लगता है कि शायद इससे हमारे विशेषाधिकार कुछ कम होते हैं। जो वादा विलय के समय किया गया था, लेकिन देखिए विलय महाराजा हरि सिंह के साथ हुआ था, इसलिए विलय पर हस्ताक्षर उनके थे, इसलिए जनता का उसमें सहभागिता कितनी थी वो एक विवाद का विषय हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से, यानी जब से उसका गठन हुआ था उस समय से इस विषय को एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं रहेंगे, 2 प्रधान नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद अब नहीं कहा जाता वहां पर। इस कारण से, और उन्होंने अपना बड़ा नेता वहां खोया था, इस कारण से उसके लिए एक संवेदनशील मुद्दा रहा है भाजपा के लिए, और पहली बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत अपने बलबूते इस बार इस लोकसभा चुनाव में मिला है। तो अब उसके पास कोई बहाना नहीं है कि वो ऐसा न करे, क्योंकि राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकती, संविधान संशोधन नहीं कर सकती है इसके लिए। इसलिए शायद केवल विषय को छेड़कर वो अब शांत हो जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी। नहीं, आपने कहा कि भाजपा को एक अरसे के बाद एक मुद्दा मिला है, उनका संवेदनशील मुद्दा भी है, भावनात्मक मुद्दा भी है। उन मुद्दों के लिए आपने बताया जो गलत अवधारणा पैदा की गई उसमें राजनीतिक दलों का हाथ है। एमजे खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा से हैं और पत्रकार भी रहे हैं, आजकल भाजपा के नेता हैं। खान साहब, ये धारा जो आर्टिकल 370 की बात है जिसमें जो कंफ्यूजन्स हैं, कई अवधारणा गलत हैं, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि इसके लिए आपकी पार्टी या कांग्रेस की पार्टी कौन जिम्मेवार है? ऐसा इसमें कोई बीजेपी का हटाने का कोई जल्दबाजी नहीं है, और इस पे चर्चा होने की बात हुई है, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मामला है और इसमें कुछ तकनीकी पेच भी हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इसमें बहस की अभी बात हुई है। और मुझे लगता है डेमोक्रेसी में किसी भी इशू पे कितना इमोशनल क्यों ना हो, एक अगर बहस होती है तो उसमें एक कंसिडर्ड व्यू निकल के देश की आ सकती है। देश की कोई व्यू निकल के आए, उसको जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर एकदम थोपा जाए, और पार्टी वहां के लोगों को भी कंसल्ट करेगी और उनकी भावनाओं के हिसाब से ही चीजें आगे बढ़ेंगी। तो अभी चर्चा के वास्ते चर्चा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कहीं बेटर ऑप्शन निकल के आए, क्योंकि पार्टी का ऐसा मानना है। जी, बहस की बात जो आपने कही, बहस की बात, यूसुफ जी, जो बात बहस की हो रही है, कुछ अवधारणाओं की बात हो रही है, और ये जो आर्टिकल 370 की बात आ रही है, उसको क्या लगता है वो देश के लिए आज की तारीख में कितना उपयुक्त है? देखिए, किसी भी काम को करने के कई स्टेप होते हैं, और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन की बात है, कोई चीज़ हटानी है, कोई चीज़ बढ़ानी है, तो शुरुआत तो उसकी बहस से होती है। और बीजेपी के एजेंडे में, जैसा भी अभी अनुज भाई ने कहा कि शुरू से बीजेपी का एक एजेंडा रहा है कि 370 हटना चाहिए। अवधेश जी ने भी बड़ी बहुत स्पष्ट ये बात कही कि साहब उसको लेकर के तमाम तरह की गलतफहमियां फैलाई गई हैं। चर्चा में कोई हर्ज नहीं है, और चर्चा में कोई हर्ज नहीं है, इसीलिए वाजपेयी सरकार जब पहले बनी थी 99 में, उन्होंने एक संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, जिस पर एक लंबा चौड़ा की रिपोर्ट भी आई, चर्चा भी हुई, बहरहाल उस पर आगे कुछ हो नहीं पाया। तो चर्चा में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इंटेंशन क्या है। अवधेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि साहब 370 का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है कि साहब ये सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये है, नियत पर यहां शक होता है कि बीजेपी या आरएसएस या संघ परिवार के बाकी लोग सिर्फ 370 हटा के कश्मीर
पर ही को ही मिला हुआ विशेष दर्जा क्यों खत्म कर देना चाहते हैं? क्योंकि जो कश्मीर को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, उसी से मिलते जुलते विशेष अधिकार हिमाचल को भी मिले हुए हैं, उत्तराखंड को भी मिले हुए हैं, नहीं, अरुणाचल प्रदेश को भी मिले हुए हैं। वो ट्रैवल एरिया की बात है। तो कश्मीर का भी एक बहुत बड़ा एरिया ट्राइबल एरिया है। धारा जमीन खरीदने को लेकर के बाहर के लोग खरीदे या ना खरीदे, वो तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे जो ट्रैवल एरिया है, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश में भी है। वो बिल्कुल दोनों अलग अलग है। सवाल ये है कि आप 370 पे तो चर्चा चाहते हैं और 371 A B C D E F G उस पे आप बात ही शुरू नहीं कर देना चाहते। तो ये डबल जो ठीक है, तो आपका कहना यूसुफ जी अपनी जगह पर है, लेकिन अमित मिश्रा जी कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित जी ये बताइए, जो बात अभी आई गलत अवधारणा पैदा करने की और जो स्थिति बनी है, उसको आप अपनी पार्टी की तरफ से कैसे देखते हैं? कि एक स्वस्थ परिचर्चा तो इस पर जरूर होनी चाहिए, बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब रही बात ये, जैसा कि अंसारी जी ने कहा कि और जो स्टेट्स हैं उनमें भी इसके समांतर की स्कीम्स हैं, 370 के जैसी समांतर और जगह स्टेट्स में भी चल रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 1954 में राष्ट्रपति जी ने संविधान के अनुच्छेद 35 के साथ एक 35K का भी प्रावधान वहां पर दिया, जो और किसी राज्य में उपलब्ध नहीं है। उसी के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां पर लागू होती हैं। तो उन सब चीज़ों पर चर्चा एक जरूर होनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसमें नहीं होनी चाहिए कि कुछ वोटों की राजनीति करी जाए या किसी एक धर्म संप्रदाय को लेकर एक राजनीति करी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक स्वस्थ परिचर्चा करी जाए कि वहाँ के लोगों की क्या राय है। जो 370 इतने सालों से वहाँ पर चल रहा है, क्या वहाँ के लोगों को इससे कुछ फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ? क्या वहाँ की जनता सही में चाहती है कि यहाँ से 370 हटे या 370 लागू रहे? जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि RTI, RTE, कैग ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर लागू नहीं होती हैं। विमेन एम्पावरमेंट का इशू आता है, महिलाओं के लिए अलग प्रावधान है, पुरुषों के लिए अलग प्रावधान है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक रेफरेंडम कराया जाए और देखा जाए कि क्या वाकई में जो 370 जिस चीज के लिए वहां पर लागू किया गया था और वो भी अस्थायी रूप से लागू किया गया था, वो इतने समय बाद भी क्या वो सफल हो सके उसमें या नहीं हो सके, उस पर चर्चा करने के बाद। बहुत अच्छी बात कही अमित जी ने। आज के परिप्रेक्ष्य में उस पर चर्चा कराया जाना चाहिए, उसके बाद उस पर अमल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। अवधेश जी, आज की तारीख में आपने लिखा भी, इसके बारे में चर्चा भी की है कि आज के परिप्रेक्ष्य में यह जानना जरूरी है कि जो आर्टिकल 370 है, 370 है, उसकी जरूरत है भी या नहीं भी। आम जन की भी भूमिका हो, रायशुमारी की बात हो। देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में जो दिखाया है कि ये एक अस्थायी धारा है, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ही लेके आया था कि केवल अस्थायी नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, माने ये ट्रांजिशन पीरियड के लिए है। अब मैं लंबे चौड़े नहीं कहूंगा, डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रावधान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं अपने हाथ से ये ड्राफ्ट नहीं कर सकता हूं। तो बाद में गोपाला स्वामी अयंगर को नेहरू जी ने दिया कि आप शेख अब्दुल्ला से बात करो। गोपाला स्वामी अयंगर उस कैबिनेट में, नेहरू जी की कैबिनेट में बिना विभाग के मंत्री थे और महाराजा हरि सिंह के दीवान थे। तो गोपाला स्वामी अयंगर ने जो जवाब दिया है, एक पंक्ति में बता रहा हूं, उनसे पूछा गया कि यह प्रोविजन क्यों, तो वो कहते हैं कि इसलिए कि अभी जम्मू और कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ है, हालांकि युद्ध विराम है लेकिन अभी शांति नहीं है। हमारा कुछ भाग विद्रोहियों के और दुश्मनों के हाथों में है, इसलिए इसका जब तक पूर्ण विलय नहीं हो तो कुछ हमको ऐसे प्रावधान देने पड़ेंगे। जैसे जैसे कश्मीर भारत के साथ एकाकार हो जाएगा, ये प्रावधान हट जाएगा। तो ये उस समय का जवाब था। और बाद में अयंगर खुद हट गए क्योंकि शेख अब्दुल्ला से वो परेशान हो गए थे। फिर इसका पूरा जो निगोशिएशन था वो पटेल जी ने किया था। आज की स्थिति यह है कि सरदार पटेल ने किया था। इसीलिए थोड़ा सा आज की स्थिति क्या है कि अब वो एक तो 370 के बारे में बहुत सारा मिथ भी है हमारे यहां। 370 अब उस मूल रूप में है भी नहीं। जैसे कि हमारे यहां चुनाव आयोग के अधिकार वहां लागू है, वो कर रहा है, सदर रियासत नहीं है। अवधेश जी, उस मिथ पे हम चर्चा करेंगे, चर्चा हमारी जारी रहेगी। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स।
डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे उसके मिथ के बारे में, अनुच्छेद 370 के बारे में। अवधेश जी, आप बता रहे थे कि उसकी मिथ है, अवधारणाएं जो हैं उसमें क्या क्या ऐसे पहलू हैं जिस पर हम पुनर्विचार कर सकते हैं, रायशुमारी कर सकते हैं और फिर हम विकास के मद्देनजर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, मिथ ये है कि जो 370 1952 में, वो 370 नहीं है, 1965 के बाद बहुत चीजें बदल गई है। जैसे हमने दिखाया, पता नहीं उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र आ गया है, अब हमारा इलेक्शन कमीशन वहां तक चला गया है। सदर रियासत होता था, अब वो नहीं है, प्रधानमंत्री के जगह मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्वीकार वहां हो गई है। लेकिन अभी भी ये जो स्थिति है कि वहां के स्कूलों में, कॉलेजों में कोई बाहर का आदमी पढ़ ही नहीं सकता है, उस प्रदेश में कोई बाहर का आदमी जाके नौकरी नहीं कर सकता है। जो यूसुफ जी कह रहे थे कि अन्य राज्यों से क्या अंतर है, और वहां जमीन खरीद ही नहीं सकता है। आप ही ने दिखाया है कि वहां की लड़की अगर किसी भारत के किसी भाग से शादी कर लेती है, नागरिकता नहीं, लेकिन उसमें हाई कोर्ट ने उसका 370 अगर 370 नहीं है ना, है, बता रहा हूं कैसे है। नहीं, बता रहा हूं कि वही 370 उस प्रदेश को अपने अनुसार कानून बनाने का अधिकार देता है। 35 है 370 का जो है, उसी में यह है कि वो अधिकार बना सकते हैं महिलाओं के लिए अलग कानून। इस नाते 370 से उसका रिश्ता है। जो लोग कह रहे हैं नहीं, वो गलत बता रहे हैं, वो ठीक से पढ़े नहीं है। इसलिए 370 वहां की जड़ में है, महिलाओं के और शरीयत कानून लागू होने में, संपत्ति के अधिकार से, और वहां मूल नागरिकता। और एक बात और सुनिए, नहीं, जो 1 लाख पश्चिम पाकिस्तान से, जो है पश्चिम पंजाब से जो शरणार्थी आए, आज इसी कानून के कारण उनको, वो न वहां के वासी भी नहीं है, न वहां नौकरी, उनके पास कुछ भी नहीं है, नागरिकता नहीं है। लेकिन वो है 67 साल से, लेकिन वो रह रहे वहां पे। तो वो सारे स्थितियां हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 370 पर को जिस कारण से लागू किया गया था, वो एक विशेष परिस्थिति थी। क्या आज भी वो परिस्थिति वैसे ही है? मेरा मानना है कि नहीं है। ये बाकी किसी की मान्यता हो सकती है। तो कई सारे अभी मिथ हैं जिनको अलग, जिनके बारे में देश को समझना पड़ेगा। अनुज जी, जो बात कह रहे हैं कि इनका मानना है ऐसी स्थिति नहीं है, इस स्थिति में जो केंद्र सरकार की पहल है, मोदी सरकार की जो पहल है, उसको कितनी समीचीन मानते हैं आप? राकेश जी, देखिए, मोदी सरकार की पहल नहीं है, उनके राज्य मंत्री ने कहा और अगले दिन सरकार ने बोला तो सरकार की पहल है। हाँ, मगर पीएम मंत्री मिनिस्टर है वो। जी, तो मगर उनकी आवाज होंगे जो पूरा का पूरा उनका संघ परिवार है, वो फिर पूरी तरह से उनके साथ नहीं खड़ा रहा है, इसलिए वो पहल नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि एक तालाब में कंकड़ फेंक करके टटोलने की कोशिश की गई है और अपने मूल वोट बैंक को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि निश्चिंत रहिए, जो हमारे मुद्दे हैं हम उन पर जरूर आएंगे। ये खान साहब ये कह रहे हैं कि जो एक कंकड़ फेंकने की कोशिश की गई है पानी में, शांत परे जल में, जो भी आर्टिकल 370 की बात है, आप उससे कहां तक सहमत है कि भाजपा की सुनियोजित ये एक रणनीति नहीं है? देखिए, उसमें क्लैरिटी रही है पार्टी की तरफ से। आज चाहे आप इस पोल मैनिफेस्टो में देखिए या उससे पहले के, इस बार बदलाव यह है कि मोदी जी ने ये जम्मू के रैली में कहा था कि भाई इस पर चर्चा होनी चाहिए, इससे राज्य को क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। तो एक चर्चा के नजरिए से भी चुनाव के पहले जब मोदी ने स्टेटमेंट दिया, फिर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया जी, तो उसमें मुझे लगता है कि किसी को इतना एतराज नहीं होना चाहिए कि चर्चा भी ना हो सकता है चर्चा से बेहतर एक मैकेनिज्म, एक बेहतर सोल्यूशन निकले। कि आफ्टर ऑल कोशिश ये है कि भाई कैसे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को मिले, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लोग हों, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे अरुणाचल के हों। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस आर्टिकल के रहते हुए पूरे देश की जो इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट है, वहां जाने से कुछ हेजिटेशन है उसको लगता है कि भाई एक वो चीज माहौल नहीं मिल पा रहा है वहां पे, लैंड भी खरीदने में दिक्कतें और भी दिक्कतें हैं। ये बात सही है कि वहां के लोगों का भावनात्मक इस से लगाव है, इस एक आर्टिकल ऑफ जो भी अटैचमेंट इंडिया के साथ में एक्सेशन हुआ था। तो कोई जल्दबाजी में सरकार नहीं है कि इसकी प्राथमिकताओं में शामिल हो, ये बिल्कुल प्राथमिकता सरकार की नहीं है। लेकिन भाजपा के मैनिफेस्टो में ये शामिल है। नहीं, मैनिफेस्टो में हमेशा रहा, इससे पहले भी रहा। पहले यह था इसको एब्रोगेट किया जाएगा,
पहले के मैनिफेस्टो में अगर देखें तो सीधे सीधे सेंटेंस होता था कि आर्टिकल 370 इस बार भी है, इस बार भी है, इस मैं बार भी आपको है। पढ़ के सुना रहा हूं। बीजेपी reiterates its stand on the Article 370 and will discuss this with all stakeholders and remains committed to the abrogation of this article। ये बिल्कुल सेंटर स्टेट रिलेशन में बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। नहीं, आप उसमें सेंटेंस आप इसको फिर से गौर करें, उसमें लिखा है कि कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। स्वाभाविक है, वो जब पार्ट भी निकल कोई के आता है। तब्दीली होगी कोई चीज में